प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड हिंदी मॉडल सेट के एक बड़ी शानदार क्लास में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 50 बेहद शानदार और वीवीआई प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्नों का उत्तर जो है कमेंट में करने का, ताकि आप सबों को अपनी टैलेंट की पता खुद चल जाए। तो चलिए साथियों, आज हम लोग जो है वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और यहाँ देख सकते हैं इसमें पूरी 100 प्रश्न है और सभी क्लास को जो है हम लोग 2 पार्ट में क्लियर करते हैं। तो आप सबको पता है कि सेट 1 पूरा खत्म हो चुका है। आज सेट 2 में 50 प्रश्न को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो सभी साथियों को सपोर्ट रहना चाहिए और सभी साथियों जो है जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ही उत्तर बताएं। तो चलिए साथियों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। साथियों, आप सबों के सामने पहला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आप सबों के सामने 4 ऑप्शंस है, आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, इनमें कोई नहीं। तो ये प्रश्न आप सबों के लिए है। इन प्रश्नों का उत्तर जो है आप सभी खुद बताइए, ताकि हम आप सबों के टैलेंट को पहचान पाए। ठीक है साथियों, और चलते हैं बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में, इसका आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में कीजिए, ताकि आप सबों का जो है टैलेंट बना रहे। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? अगर आप सबसे पूछ दिया जाए बोर्ड्स एग्जाम में, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, और 4 ऑप्शन ऐसे ही दिया जाए, विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग यही सोच लीजिए, कभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं आप लोग को यही ऑप्शन में लगाना है। सी नंबर नहीं, कोई नंबर में हो सकता है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों को आप लोग में जिसमें रहेगा उस ऑप्शन को आप लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक ना साथियों, इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देख सकते हैं, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए और रूढ़िवादी के लिए, और इनमें बोल रहे हैं कि इनमें कोई नहीं। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। ठीक ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आप लोग याद रखिए, अगर एग्जाम में आप सबको बैद वेज पूछ दिया जाए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आप सबको जो है ए नंबर ऑप्शन, यानी ए नंबर ऑप्शन नहीं, आपको जो है ये जहाँ भी रहे कार्य कुशलता के लिए, ये इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यहाँ आप सबके सामने 4 ऑप्शन है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसका हो जाएगा, और आपको डी नंबर में हो जाएगा, हु आर शूद्रज। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, सही ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वें नंबर क्वेश्चन बोल रहे, कह रहे, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सेन साहब की धर्मपत्री ने कही थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं बेहद खास प्रश्न की ओर। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? ठीक ना, तो आपको याद रखना है, विविध शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में भारत का जो है नवजीवन संचार हो गया है। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में करने का। ठीक ना साथियों, क्योंकि आप सबों का जो है तैयारी भी पता चल जाए कैसा है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजमा, रगम्मा, गगमा और संगम्मा। तो आपको इसमें से सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं। सही दोस्तों, देखिए, मगम्मा की बहू का नाम था नजमा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी किस पात्र द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, B.R. नारायण, गोपाल दास नागर, के ए जमुना। इसका सही आंसर जगह साथियों
ढहते विश्वास कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये करा माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो आप सबको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखित है कहानी, यानी माँ कहानी के लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर है। इसी तरह हम लोग बढ़ते 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन में आता है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस रहेगा साथियों, बोर्ड्स एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिए अभी ही, और पूछेगा मंगू की माँ के कितने संतानें थे। ये काफ़ी ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना है 4 संतानें थे। इनका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी सही आंसर, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नगर कहानी 11 नंबर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तो आप सबको इसका सही ऑप्शन में चुनना है साथियों। नगर कहानी जो साथियों वो तमिल भाषा में अनुदित है, ठीक ना साथियों। इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं साथियों 12 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है कि पप्याती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र क्या थी, तो आप सबको याद रखना है 12 वर्ष थी। पपाती की उम्र कितनी थी साथियों, 12 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 12 वर्ष थे, ठीक ना। अब आते हैं ये 13 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो आप सबको सामने रहेगा गोपाल दास नागर और सावरदैया के ए जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो आपको ऑप्शन नंबर में आपको किसी भी ऑप्शन में आपको सावरदैया को सेलेक्ट करना है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन तो सभी का, इसका आंसर सभी जानते होंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बिल्कुल इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। साथियों अगर आप सब जो है अपनी तैयारी को अच्छी रखना चाहते हैं तो बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक ना। अब बढ़ते, एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना VVI लगाइएगा उतना कम हो जाएगा। एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें रहेगा आपको दीप रेखा, ग्राम्य और इन दिनों और चिंता। कौन इसका सही ऑप्शन है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइए साथियों। तो आपको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इन दिनों, यानी एक ब्रिज की हत्या कविता इस काव्य इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है, ठीक ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। 16 नंबर के प्रश्न बोल रहा है गरीब बस्तियों में हुआ क्या हुआ। कई शिशु पैदा हुए, दंगे, अगजनी और बमबारी और धमाके, देवी का जागरण। क्या हुआ, गरीबों की बस्ती में हुआ धमाके से देवी का जागरण हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना साथियों। 17 नंबर के प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है। कह रहा है सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है, प्रथमाक्षर क्या है। तो आप लोग देखिए इसमें आप सबको जितने ऑप्शन है उनमें से आपको हो जाएगा सृष्टि का विकास, थमा का प्रथमा अक्षर, यहाँ क्षमा का प्रथमा अक्षर पूछ रहा है, ये थमा हो जाएगा, हो गया है। तो आपको याद रखना विफलता पर छलके आंसू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। इसी तरह आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आप लोगों के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जीवानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयाग शुक्ल हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न अब देखिए, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेहद शानदार है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो आपको याद रखना है साथियों जर्मन भाषा से अनुदित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन को। 20वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मगम्मा किस लेखक द्वारा रचित है। श्रीनिवास, सात कौड़ी होता है, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है साथियों श्रीनिवास द्वारा रचित है, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों 21वें नंबर प्रश्न को।
21वें नंबर प्रश्न आते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर जी की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, आपसे उससे पूछ दिया जाए भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो आप लोग क्या सेलेक्ट कीजिए साथियों, यानी भीमराव अंबेडकर। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। क्या है साथियों? तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों श्रम विभाजन, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। 23वें नंबर प्रश्न बोल रहे 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना साथियों 20 के दांत कहानी के रचयिता अगर पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना साथियों नलिनी विलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 के दांत के लेखक थे नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक ना, अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर में पूछ रहा है खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम क्या था साथियों? कासू था। याद रखना है साथियों खोखा का ही दूसरा नाम कासू था। क्या था साथियों? कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए मदन किसका पुत्र था? मदन ने ही कासू का दांत तोड़ा था तो खोखा नाम रख गया था उसका। तो मदन किसका पुत्र था? तो मदन था दोस्तों एक जो है मदन जो है गिरधर लाल के पुत्र थे। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, इसी तरह आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर साथियों कमेंट में करने का, और साथ ही आप लोग जो है जो भी देख रहे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर भी जरूर कीजिए। कह रहा परवल कौन सी संज्ञा है साथियों? परवल समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों परवल जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग जो बढ़ते हैं देखते हैं कुर्ता कौन सी संज्ञा है? कुर्ता कौन सी संज्ञा है? देखिए समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो कुर्ता है आपको याद रखना है भाववाचक संज्ञा है। ठीक ना, आपको याद रखना है कुर्ता भाववाचक संज्ञा है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही नंबर। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक कौन सी संज्ञा है? आपको याद रखना साथियों तोषक जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर। ठीक ना, अब हम लोग आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को रखा। झंड कौन सी संज्ञा है? झंड यानी झुंड हो जाएगा साथियों। झुंड कौन सी संज्ञा है? तो आप सबको याद रखना झुंड जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। 30वें नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं बोले कौन सी संज्ञा समूहवाचक है? कौन सी गंगा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा है साथियों? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर जाएगा साथियों सी नंबर। देखिए वीडियो को फास्ट जरूर कर दिए हैं क्योंकि ये जो है व्याकरण से प्रश्न है और अधिकतर मित्रों को मालूम ही होगा, और इसलिए फिर भी हम बताते हैं। अब तो हो जाते हैं गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आता है 31 नंबर के क्वेश्चन। कह रहा है जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो जमशेदपुर है एक समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा साथियों? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर को यथासंभव में कौन सी समास है? तो यज्ञ भाव, अवयवी भाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय और नग तत्पुरुष। तो आपको रखना यथासंभव में जो है अवयवी भाव समास है। 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर के प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं पराधीन में कौन सा समास है? नग, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। इनका नग पराधीन में ऑप्शन नंबर डी यानी नग तत्पुरुष समास है। अब आते हैं साथियों 34 नंबर के प्रश्न बोल रहा है पतझड़ में कौन सा समास है? नग, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। तो पतझड़ में है साथियों द्विगु तत्पुरुष समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आते हैं 35 नंबर के प्रश्न और कह रहा है चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? चरित्र और चित्रण तो कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास है, चरित्र और चित्रण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, काल के कितने भेद होते हैं साथियों? आप सबको पता होगा कि काल के 3 भेद होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक ना साथियों, काल के होते हैं 3 भेद। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना साथियों,
अब आते हैं वर्तमान काल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं 37 नंबर में वर्तमान काल के कितने भेद। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं साथियों? आप सभी मित्रों को याद रखना इन प्रश्न को। अगर पूछ जाए आप सबको वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तो आप सबको याद रखना है 5 भेद होते हैं, ठीक ना साथियों। अब आता है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं यहाँ देख सकते हैं आप। भविष्यत काल कितने भेद होते हैं तो आप सबको याद रखना है भविष्यत काल के जो है 3 भेद होते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, ठीक ना साथियों। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक ना साथियों। कौन सा शब्द तद्भव है? कह रहा है पुत्र, चाय, कीमत, पलंग। तो आप सबको ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है यानी पलंग है। निम्नलिखित तो कौन सा शब्द तद्भव है तो पलंग, इनका सही आंसर डी नंबर, ठीक ना। अब आता है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक ना, तत्सम है। तो कटोरा, कर्पूर, कबूतर और कोयला। तो आप सबको कर्पूर जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक ना। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं साथियों हम लोग जो है 41वें नंबर प्रश्न को करें। निम्न कौन सा शब्द अविकारी है? समुद्र, बालक, चौड़ा, धीरे धीरे। तो आप सबको याद रखना है ये जो है अविकारी शब्द जो है ये धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक ना साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो आप सबको याद रखना है आग को जो है हम लोग तत्सम जो है तत्सम के अंतर्गत रखेंगे, ठीक ना साथियों। सॉरी, आग को जो है हम लोग तद्भव के अंतर्गत रखेंगे। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब आते 43 नंबर के क्वेश्चन कर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? अम्बुज, सत्याग्रह, देश, बालशाली, ठीक ना। आप सब देख सकते हैं कौन सा शब्द रूढ़ है। तो इसमें कौन सही ऑप्शन होगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों यानी देश, यानी इनमें रूढ़ शब्द जो है वो देश हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न को। 44वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो देखिए रात्रि, मित्र, जलज और चंद्रशेखर ये सभी जो है ये 3 नंबर का ऑप्शन जो है ये योग रूढ़ है, ठीक ना, रूढ़ है। देखिए इसका सही आंसर जगह सी नंबर, ठीक ना। अब आते 45वें नंबर के प्रश्न। 45वें नंबर, निम्नलिखित कौन सा शब्द विदेशज है? दूध, चाकू, जल, आम्र। कौन सा शब्द विदेशज है? आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर जगह आप सबको याद साथियों यानी बी नंबर हो जाएगा साथियों। आप सबको विदेशज यानी चाकू हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न को। 46वें प्रश्न बोले कौन यौगिक रूढ़ कौन सा निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन है? तो ये आप सबको याद रखना है साथियों यानी बी नंबर हो जाएगा यानी जलज योग रूढ़ शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों से खेला जाएगा। इस वाच में उदाहरण है बच्चों से खेला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों से करती वाच, कर्म वाच, भाव वाच यानी बच्चों से खेला जाएगा। तो यहाँ क्या होगा साथियों? बच्चों से, कर्ता ने, कर्म से। तो क्या है यहाँ से का ऑप्शन है तो ये कौन सा वाच है दोस्तों? कर्म वाच है, ठीक ना। आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं 48वें नंबर प्रश्न करें। अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा नग्न तत्पुरुष समास। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अब पूछ रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर जगह मनोजोर रथ जो मनोरथ हो जाएगा इसका सही आंसर यानी मनोजोर रथ हो जाएगा इसका सही आंसर यानी आपको मनोरथ का। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आता है लास्ट प्रश्न करा है नाभिक में किन किन वर्गों की संधि हुई है? नो प्लस ई, तो ओ प्लस ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ओ प्लस हर्षई। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप सबको लेकर आऊँगा, उसका लिंक कल से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें जो है आपको जो है 51 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग को पूरे क्लियर और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।